3 को देखिए आप, a particle rotating in a circular orbit has a frequency 123 में आपको गिवन है कि फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड द आंसर इज 200 रेडियन या पाई, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। 124 को देखिएगा, a particle moving along a circular path has an instantaneous and linear angular and linear velocities। अगर एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरह के इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 30 और लीनियर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 20। तो बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 इक्वेशन याद होने चाहिए। एक होता है v स्क्वायर ओवर r, एक होता है v ओमेगा, जानते हो ना, और एक है r ओमेगा स्क्वायर। यही है, आर ओमेगा स्क्वायर है या आर स्क्वायर ओमेगा है? आर ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारे, हाँ, वी की जगह आर ओमेगा पुट, बिल्कुल आर ओमेगा स्क्वायर। ये यूज कर लेता अगर सिर्फ वी और आर दिया होता, ये यूज कर लेता अगर आर और ओमेगा दिया होता। मुझे ओमेगा और वी दिया है तो मैं वी ओमेगा यूज करूंगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी ओमेगा विच इज 30 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड इट इज इक्वल टू 600। द करेक्ट आंसर इज 600। ऑप्शन ए ठीक है। 125 ऑन द पेज, 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन का मतलब है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। इस सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 400 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड 20 है, सेंट्रीपिटल फोर्स 400 है। अगर इस पार्टिकल का स्पीड अचानक 20 से क्या बन जाए, 40 बन जाए, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 से 40 का मतलब है कि स्पीड क्या हो चुका है? डबल। और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल इज mv स्क्वायर ओवर आर, mv स्क्वायर ओवर आर। जब आप स्पीड को डबल कर रहे हो तो स्क्वायर क्या आ जाएगा? डबल का स्क्वायर 4। इट मीन के सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम हो जाएगा? तो 400 का 4 टाइम कितना बनता है? 1600 न्यूटन। It means that when speed become double, the change in centripetal force will be 4 times. The change in centripetal force will be 3 times. The change will be, and the final value will be 4 times. समझ गए हो ना? अगर इनिशियल फोर्स F हो और स्पीड आपने क्या कर दिया? डबल, तो फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा? 4F, और दोनों में चेंज कितना हो जाएगा? The change is 3F. So if the speed of revolving body is double, the change in centripetal force is 3 times, but the final centripetal force is 4 times. समझ आ गई है? ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पे बात करेंगे। 126 है कि 2 वेव्स हैं, आपसे कहा गया है कि वी हैव 2 वेव्स। एक की फ्रीक्वेंसी f1 है 400 हर्ट्ज और एक की फ्रीक्वेंसी f2 है 800 हर्ट्ज। इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 इसके वेवलेंथ लैम्डा 2 के कितने टाइम्स होगा? ये क्वेश्चन है, सोच लो। ट्वाइस होगा। कैसे सॉल्व करोगे? सर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जहां फ्रीक्वेंसी हाफ होती है वहां वेवलेंथ क्या होता है? वहां वेवलेंथ डबल होता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f1 f2 के आधा है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के डबल होगा। इट मीन दैट f1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ f2, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू डबल ऑफ लैम्डा 2 एंड द आंसर इज ट्वाइस। समझ गए हो? इसका आंसर होगा ट्वाइस। 127 प्लीज। द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, करता है या नहीं? नहीं, एम्पलीट्यूड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है? हरगिज नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन मास, बिल्कुल करता है। बिकॉज 127 की बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर द रूट m/k है। क्या इसमें टोटल एनर्जी है? नहीं है। क्या इसमें एम्पलीट्यूड है? नहीं है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। यानी अगर मास ज्यादा करोगे तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा,
और छोटा मास लगाओगे तो टाइम पीरियड भी कम। इट मीन्स के इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास एंड द ऑप्शन इज सी। 128 हमारी डिस्कशन में है। अ टॉय ट्रेन रन्स अराउंड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 फीट। आपसे कहा गया है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 10 फीट है। आप बताएं कि रेडियस क्या है? 5 फीट। यानी डायमीटर 10 फीट दिया तो हम कहेंगे कि रेडियस 5 फीट हो जाएगा। ठीक है, 5 फीट सही। फिर क्या कह रहे हैं कि ये व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड हमने बताना है। जबकि द टाइम पीरियड ऑफ, किधर गया, स्पीड 1 फीट पर सेकेंड है, स्पीड की वैल्यू 1 फुट पर सेकेंड है। याद रखिए टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर सर्कल ऑफ रेडियस है और वी कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू है। अब पुट करें, शाबाश। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह मैं पुट कर रहा हूं 5 फुट या 5 फीट और इधर पुट कर रहा हूं 1 फुट पर सेकेंड। जानते हो ना, फुट और फुट कैंसल्ड। बहुत से स्टूडेंट इस फुट को पहले सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही अपना टाइम जाया करेंगे, क्योंकि जहां रेशो हो और ऊपर भी सेम यूनिट और नीचे भी सेम यूनिट आ रहा हो तो उनकी कन्वर्जन करो या ना करो, आंसर पे फर्क। देखो नीचे भी फुट आ रहा है, ऊपर भी फुट आ रहा है, तो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट फुट में पुट करो तो आपका आंसर सेम आएगा, गलत नहीं। तो कन्वर्जन पे टाइम जाया ना करें। फुट और फुट कैंसल्ड, इट मीन द करेक्ट आंसर इज 10 पाई सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज 10 पाई सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही है। 129 हमारी डिस्कशन में हो रहा है। 129, the acceleration of bob of mass 0.1 kg attached to the spring performing simple harmonic motion with amplitude of 6 centimeter and time period of 10 second at mean position। आंसर क्या होगा? पूरा फलसफा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आखिर में एक छोटा सा प्यारा सा लफ्ज दिया है और वो क्या दिया है? मीन पोजीशन। तो जितने आप कंफ्यूज हो जाते हो मीन पोजीशन को देखकर उतने ही रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आप कहोगे आप इसको पता नहीं कहां कहां से कैलकुलेट करना होगा। एम्पलीट्यूड भी दिया है और ये भी दिया है, वो भी दिया है, एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन कहानी 1 सेकंड में खत्म हो जाती है मीन पोजीशन पर, क्योंकि जैसे ही मीन पोजीशन कहे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां एक्सेलरेशन भी। इट मीन्स के पूरा स्टेटमेंट बेमानी हो गया अगर सिर्फ मीन पोजीशन आ गया। तासुकोश खाना, तो जनाब मीन पोजीशन की वजह से एक्सेलरेशन इज 0 इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 130। यो मिनट, हाँ आया खाना सब आए। वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? तो वेलोसिटी आप खुद को सर्च करें ना, मैं तो क्वेश्चन नहीं है। वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड एक्स नॉट। अब पुट करो, सही है। अगर वेलोसिटी आ गया तो ये फार्मूला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 130। 130 क्या है? व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 2 when displaced through 2 मीटर। आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग मास सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जानते हो ना। तो हाफ की जगह हाफ, के की वैल्यू क्या है, और इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, ये एक टू को साथ ले जाएगा और 2 स्क्वायर का क्या मतलब है। सो द आंसर इज 4 जूल्स एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी 131 ऑन द मार्क। The total energy of a body executing simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी E के बराबर है। टोटल एनर्जी E के बराबर है। इसका मतलब ये है कि मैं E की जगह लिखूंगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही है ना, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। सो माय डियर स्टूडेंट, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? E। इन्होंने कहा कि स्प्रिंग मास सिस्टम में टोटल एनर्जी है, उसकी वैल्यू E है, तो मैंने कहा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर E के बराबर है।
अब ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट हाफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी जब x नॉट बाई 2 होगा तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ऊपर। मैं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ के और x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में कि काइनेटिक एनर्जी हाफ के की जगह के एक्स नॉट स्क्वायर की जगह एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी है एक्स नॉट बाई 2, लेकिन इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ के की जगह के, ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, इधर आएगा 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ के की जगह के, और ये हो जाएगा 3x नॉट स्क्वायर बाय 4, यही आएगा ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं 3/4 पहले लिखूं और फिर लिखूं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आपको कोई इतराज है? एतराज करोगे किस तरह कर सकते हो? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं ई लिख सकता हूं। सो द आंसर इज 3/4 और इसकी जगह लिख के ई। इट मीन कि अगर टोटल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 ई होगी। अच्छा क्वेश्चन ये होता कि अगर आपसे अब पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। द डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 132, solving question number 132 on the board, and question is the time period of mass spring system is T. सही है। If spring is cut into 4 equal parts and same mass is attached, the time period of the spring mass system will become, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसके साथ मास है, इसका टाइम पीरियड T है। फिर हमने इस स्प्रिंग के 4 टुकड़े बना दिए और एक टुकड़े के साथ वो मास लगा दिया। अब इसका नया टाइम पीरियड कितना होगा? तो बहुत आसान है, आप समझते हो कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, जानते हो ना। अगर आपने इसको 4 टुकड़े किया तो आपने लेंथ को 4 पर डिवाइड किया। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि K के साथ क्या जाएगा, अगर लेंथ 4 पे डिवाइड हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टाइम पीरियड में पुट करें 2 पाई अंडर द रूट m ओवर k, जानते हो ना। लेकिन इस केस में k नहीं रहा, क्या बन गया k नहीं रहा, क्या बन गया भाई 4k बन गया। और 1/4 का रूट क्या होता है t डैश इज इक्वल टू, इससे 1/2 आता है या नहीं, और बाकी फार्मूला 2 पाई m ओवर k, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप t लिख सकते हो। तो t डैश इज 1/2 ऑफ t, यानी t/2। द करेक्ट ऑप्शन इज t/2, ऑप्शन ए सही है। 133 क्या है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सच दैट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यही है ना। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। 134 ऑन द पेज। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वाइब्रेटिंग विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी f, if the energy of SHO becomes 16 times, कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी f है और एनर्जी E है। अगर एनर्जी को 16 E कर दो तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जब तक ऑसिलेटर के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लाओगे, ना टाइम पीरियड बदलता है और ना फ्रीक्वेंसी बदलती है। लेंथ, मास, स्प्रिंग कांस्टेंट G, all are concerned with the structure of oscillator। तो जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। एनर्जी डबल करो या 10 गुना करो या 0 करो, लेकिन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स अनचेंज बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। आसान बहाना ढूंढते हो कि रिलेशन क्यों नहीं है, तो आसान बहाना ये है कि एनर्जी इज एक्सट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी इज द इंट्रिंसिक बिहेवियर ऑफ ऑसिलेटर। और इंट्रिंसिक का एक्सट्रिंसिक से कोई रिलेशन नहीं होता। एक्सट्रिंसिक कम हुई खाना
ऐसे बोलो तासद वाला टिक्स खा क्लास में देखा तुम सुनो टिक्स का ना एक्सट्रिंसिक वो है जो ऑब्जर्वर की तरफ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट की तरफ से। एक्सट्रिंसिक मीन जो एनवायरनमेंट का तोहफा हो, और इंट्रिंसिक मीन जो ऑसिलेटर में खुद मौजूद हो। समझ गए हैं ना? एनर्जी हम देते हैं एनवायरनमेंट से, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑसिलेटर खुद अपनी पसंद से सेलेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? कम क्वेश्चन हो कौन सा था? 130। अब 134 डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। 135 डियर स्टूडेंट्स, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, 100 ग्राम है। लीव्स द गन ऑफ मास 10 kg विद अ मजल स्पीड ऑफ 100। स्पीड ऑफ गन क्या होगा? एक ही इक्वेशन है, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट गन बताना है, तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट 100 ग्राम है, लेकिन 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 एंड मास ऑफ गन इज 10। ये कैंसिल एंड द आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 136 ऑन द बोर्ड। नहीं किया था? अनचेंज, नन ऑफ दीज। 134 में अनचेंज लिखा ना मैंने। 134 में फ्रीक्वेंसी अनचेंज है और मीन नन ऑफ दीज होगा। जी जी, नहीं समझाऊं? हाँ हाँ, मैंने कन्वर्ट किया है ना, मैंने 0.1 पुट किया है मास की जगह। इन्होंने दिया था 100 ग्राम, मैंने 100 को 1000 पे डिवाइड किया और इससे 0.1 किलोग्राम बन गया। समझ गए हो? मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 136 प्लीज। अ स्लो मूविंग प्रोटॉन ऑफ स्पीड v। ये है माय डियर स्टूडेंट यूरेनियम का जीता जागता न्यूक्लियस, और ये है एक जिंदा दिल प्रोटॉन, और ये तेजी से स्पीड +v के साथ जा रहा है। इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने कोलिजन में स्पेशल केसेस पढ़े होंगे। स्पेशल केसेस ये है जब इंसिडेंट पार्टिकल का मास बहुत बहुत कम हो और टारगेट का मास बहुत बहुत ज्यादा हो, तो टारगेट टस से मस नहीं होता, टारगेट पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन इंसिडेंट जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस लौट आएगा। तो v था और v रहेगा, लेकिन वापस लौटने का मतलब है कि अब क्या होगा? -v। तो यू हैव टू प्रेफर -v एज कंपेयर टू +v। यो खबर भला, अगर इन्होंने कहा होता कि अ प्रोटॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यूरेनियम न्यूक्लियस विद -v, तो फिर इधर क्या होगा? +v, क्योंकि जाना अगर नेगेटिव है तो आना पॉजिटिव है, तो लेकिन यहाँ जाना पॉजिटिव है तो आना क्या होगा? नेगेटिव होगा। वेलोसिटी उस केस में डबल होती है जब टारगेट छोटा और इंसिडेंट बड़ा हो। तो जब छोटे टारगेट को वो हिट करता है तो छोटा टारगेट डबल ऑफ वेलोसिटी से बढ़ता है। वो दूसरा केस है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 पे बात हो रही है। बॉडी रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। हैविंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसका फार्मूला है g sin थीटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g is 9.8 and the angle is 30 degree. So a is 9.8 multiplied by 0.5 and it is equal to 4 point. The correct answer is 4.9 dear students. ऑप्शन आप खुद देख लें। 138 138 क्या कहेगा? अ सिस्टम एब्जॉर्ब 80 जॉल। एब्जॉर्ब गेन होता है या लॉस होता है? गेन, यानी डेल्टा क्यू हमें मिला है +80। एक सिस्टम ने 80 जॉल का हीट गेन किया तो मैंने प्लस लिया, फिर कहा कि while doing 100 जॉल ऑफ वर्क
और इस सिस्टम ने वर्क किया, वर्क बाय द सिस्टम प्लस 100 जॉल। बताओ कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये है 80, ये आपने मालूम करना है, और ये है 100। ये इस तरफ आएगा तो डेल्टा U इज 80 माइनस 100 एंड डेल्टा U इज माइनस 20 जॉल। 20 जॉल क्या बताता है? शाबाश। 20 जॉल यहाँ क्या बताता है? 20 जॉल का मतलब है कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी में 20 जॉल का फर्क आया है। ये 20 जॉल क्या है? फर्क है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी का और फाइनल इंटरनल एनर्जी का फर्क 20 है। ये माइनस क्या बताता है? कि ये डिक्रीज हुआ है, यानी इनिशियल ज्यादा थी और फाइनल कम था। वो तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ये कमरा एक सिस्टम है, आप इसको 80 जॉल दे दो और उस दीवार से इससे 100 ले लो तो 20 इसका लॉस नहीं होगा। आपने 80 दिया और इससे छीन लिया 100 तो इसके 20 लॉस होंगे ना। तो माइनस 20 मीन कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी में 20 का फर्क है, लेकिन माइनस मीन दिस फर्क इज ऑफ डिक्रीज। ये फर्क क्या है? ये डिक्रीज का है। 139 पे बात हो रही है। क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज 2 सेंटीमीटर एंड द पीरियड इज 2 सेकेंड, देन द वेव स्पीड इन CGS बाई V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। फिर मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह 1/टाइम पीरियड लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाई T। अब हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर और ये है 2 सेकेंड। 2 टू कैंसिल इट मीन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए हो? द स्पीड इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें ऑप्शन है? नहीं है, तो नॉन सही है, नन ऑफ दीज। 1.1 मैं ऑप्शन देता हूं ना। अगर सारे डेसिमल में एक डिजिट के हैं, सब में 0.1 इन्वॉल्व है, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आपकी मर्जी है, आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज 1.1 ऑन राउंडिंग ऑफ डेटा रूल्स इट इज करेक्ट। सही है ना? अच्छा नहीं है, वरना मैंने ऑप्शन दिए थे 0.1 और 0.2 और मैंने 1.1 नहीं 11 दिया है, ये 1.1 है। मैंने ना की में नॉन है भाई, की में नॉन है, की मैंने बनाई है और की में नॉन है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आसान सी बात है। अगर आप 1.1 को 1 के क्लोज देना चाहते हो, लेकिन एज कंपेयर टू द अदर्स ये नेग्लिजिबल नहीं है। 0.1 नेग्लिजिबल, ये ऑप्शन इतने छोटे हैं कि 0.1 इसमें मानी रखता है। अगर मैं कहूं कि ये ऑप्शन 300 है और ये 400 है, तो फिर थर्ड ऑप्शन में 0.1 की कोई हैसियत, दैट इज द क्लोज आंसर टू 1, यू कैन ऑप्ट इट। समझ गए हो? लेकिन ऑप्शन ए 0.1 का है, ऑप्शन बी 0.2 का है। इट मीन 0.1 मैटर्स हेयर। इफ 0.1 मैटर्स देन द एग्जैक्ट आंसर इज 1, इट इज नॉट 0.1। मैं प्रेफर करूंगा नॉन, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। 139 140 पे क्या है? दो फोर्क्स हैं, ठीक है, ए और बी। ये ट्यूनिंग फोर्क ए है, ये ट्यूनिंग फोर्क बी है, और इन दोनों से 10 बीट्स पैदा हो रहे हैं। अब इनसे 10 बीट्स पैदा हो रहे हैं। आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, वन स्लाइटली लोडिंग ए विद वैक्स। ए पर हमने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया। वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, याद रखें, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। गौर से सुने प्लीज। दा खबर भैया पंदेम जलो पकी जख्बला गलत क्षमा। समझ गए होना? सही बात है, मुझे पता है। अगर मैं दूसरी बार रिपीट करूंगा मैं उल्टा बोल दूंगा, और अगर उल्टा बोल दिया फिर मैं खुद को समझाऊंगा, वो मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। एक बार ये बात कर रहा हूं, ये बीट्स 10 है, इसका मतलब है अभी हमने वैक्स नहीं लगाया इसे। इसका मतलब ये है कि ए और बी के फ्रीक्वेंसी में 10 का फर्क है। ना, अगर 10 का फर्क है तो इन दोनों में एक ज्यादा है और एक कम है। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों में एक ज्यादा एक कम है, याद रखें। अगर आप एक के साथ वैक्स लगा दो, मैंने आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, अगर आप इन दोनों में एक के साथ वैक्स लगा दो और बीट्स की तादाद कम हो गई,
तो इट मीन कि आपने ज्यादा वाले पे हमला किया है, समझ आई है। और अगर आपने जिस पर वैक्स लगाया और बीट्स की तादाद कम के बजाय ज्यादा हो गई, तो आपने कम फ्रीक्वेंसी वाले को वैक्स लगाया है, समझ आई है। दाद व शनाख्ती खाना, अगर खुद सोचोगे समझ जाओगे। ये दो ट्यूनिंग फोर्स हैं, इनमें एक की फ्रीक्वेंसी कम है और एक की ज्यादा है, दोनों से कुछ बीट्स पैदा हो रहे हैं। मैंने इस पर वैक्स लगाया, अगर बीट्स ज्यादा हो गए तो जिस पर मैंने वैक्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। और अगर बीट्स कम हो गए तो समझ जाना मैंने जिसको वैक्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। कुछ समझ आ गई है। अब ये कैसे ऐसा है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जिस हद तक आपने टॉपिक पढ़ा है उस हद तक ये आइडिया आपके माइंड में क्लियर हो रहा है। एनी हाउ, मैंने इस पर वैक्स लगाया, पहले बीट्स कितने हैं शाबाश 10। अब आगे सोचते हैं, यो खबर है तो कम। अगर आगे स्टेटमेंट में कहा कि बीट्स ज्यादा हो गए तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कंसिडर करूंगा, और अगर कहा कि अगर बीट्स ज्यादा हो गए तो इसको कम कंसिडर करूंगा, और अगर बीट्स कम हो गए तो इसको ज्यादा, यानी बीट्स के तादाद के साथ रेसिप्रोकल लूंगा। बीट्स बढ़ गए तो जिसको वैक्स लगाया वो कम फ्रीक्वेंसी का था, और बीट्स कम हो गए तो जिसको वैक्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। छोटी सी बात है, याद रखोगे। ओके जनाब, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इट हैज ऑब्जर्व दैट 15 बीट्स आर हर्ड। वैक्स लगाने के बाद ये बीट्स 10 से क्या हो गए, 15 मीन के क्या हो गए जनाब। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि जिसको वैक्स लगाओ और बीट ज्यादा हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। अब आगे चलते हैं, क्या मांग रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 15 बीट्स आर हर्ट पर सेकेंड इफ बी इज 450 हर्ट। अगर बी की फ्रीक्वेंसी 450 होगी तो ए की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या थी, इनिशियल। तो आप समझ गए हैं ना कि 10 बीट से पैदा कर सकता था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 450 से 10 ज्यादा भी हो सकती है, 10 कम। लेकिन अब तो आपको पता चला कि ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला, तो 460 का अब सोच भी नहीं सकते हो। 460 का अब इट मीन के इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 440 हर्ट्ज। कुछ समझ आ गई है मेरी बात। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन, जिसने 460 ले लिया वो गलत है। और ये क्वेश्चन मजे का नहीं है। मजे का तब होता जब 440 हर्ट्ज लिखा है ए में, 460 हर्ट्ज लिखा है बी में, और ऑप्शन सी में लिखा होता बोथ ए एंड बी, और बहुत सारे स्टूडेंट लेते बोथ ए एंड बी, यानी 10 ज्यादा भी हो सकता है और 10। ऑप्शन सी ने इस क्वेश्चन का सारा मजा खत्म कर दिया। इसमें बोथ ए एंड बी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था, ज्यादा लोग धोखा खा सकते हैं, और जो एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इस कौम के मेहमान हैं, तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। एनी हाउ, कह क्या रहा हूं, अभी तो आसान हो गया ना कि सर जिसको वैक्स लगाया बीट्स ज्यादा हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले से कम हो सकती है ज्यादा। इट मीन कि अगर ये 450 है तो ये क्या होगा, 440, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 141। जी जी हाँ, तो यही है ना, बिफोर लोडेड से ही लिया है, तो बिफोर लोडेड ही लिया है ना। बिफोर लोडेड कितने बीट्स थे, 10, तो फर्क मैंने 10 ही लिया है ना। 450 और 440 में कितना फर्क है, इधर देखो 450 और 440 में कितना फर्क है, तो मैंने इसी से लिया ना, बिफोर इट इज लोडेड। अगर आफ्टर लोडेड लेता फिर तो मैं 15 का फर्क लेता, फिर ये 450 है तो अब ये 440 नहीं 435 होगा। समझ गए हो ना, आफ्टर लोडिंग 435 एंड बिफोर लोडिंग 440। न पुएगम से पुएगे का ना खुदा 141। साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5 मीटर and 6 meter produce 30 beats in 3 seconds. The velocity of sound is, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप बताएं 30 बीट्स पैदा होते हैं कितने सेकंड में, तो अगर मैं कहूं 1 सेकंड में बीट्स कितने होंगे, तो यूं कहो ना कि बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट्स फ्रीक्वेंसी 10 है। लैम्डा 1 आपको मिला है 5 मीटर, लैम्डा 2 मिला है 6 मीटर, और आपने बताना है स्पीड ऑफ साउंड। वी हैव टू प्रोवाइड द स्पीड ऑफ साउंड। इसको इधर सॉल्व करते हैं।
आंसर क्या है इसका? देखिए, हम कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, आप जानते हैं दैट इट इज f1 माइनस f2, मानते हो ना? द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फिर मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स आपने कितना दिया है? 10। f1 की जगह लिख सकता हूं v बाय लैम्डा 1, और f2 की जगह लिख सकता हूं v बाय लैम्डा, कहां से आता है भाई? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जानते हो ना? तो अगर ये 1 होगा ये भी 1 होगा, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर ये 2 होगा तो ये भी लैम्डा। इट मीन दिस एम्प्लाइज के f1 की जगह आप v बाय लैम्डा 1, और दिस एम्प्लाइज के f2 की जगह आप v बाय लैम्डा 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। करें, शाबाश। तो 10 की जगह 10, इन दोनों से v कॉमन ले लें, तो 1 ओवर लैम्डा 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा 2। 10 की जगह 10, v की जगह v। लैम्डा 1 इज 5 एंड लैम्डा 2 इज 6, तो ये 10 इज इक्वल टू v, और इन दोनों का एलसीएम क्या आता है? 30। ये 6 माइनस 5 हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी 10 इज इक्वल टू v एंड 1 ओवर 30, यही है ना? तो v इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30, द आंसर इज 300। कौन सा ऑप्शन ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी आर सॉल्विंग नाउ 142 सॉल्व हो रहा है जनाब। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, जब बात आइसोथर्मल की हो तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी अनचेंज होगी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अनचेंज, ऑप्शन ए। नाउ लेट मी सॉल्व 143 जी। चेंज होगा तो चेंज 0 होगा, अगर कहे डेल्टा यू इट इज 0, ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय, तो माय डियर स्टूडेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ की जगह हाफ, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेना होगा आपको? और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर होता है v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। v इज इक्वल टू r ओमेगा, जानते हो ना? तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या हो जाते हैं? और 2 कैंसिल, तो आंसर आता है हाफ mv, सॉरी हाफ नहीं 1/5 mv स्क्वायर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 144 की डिस्कशन करेंगे। एक डिस्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये एक डिस्क है, इस डिस्क का ये सेंटर है, आप सुने प्लीज। इस पर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, सुन लीजिएगा प्लीज। अ पॉइंट P ऑन द डिस्क इज ट्वाइस एज फार एज दैट ऑफ Q, यहां पर P है और यहां पर Q है, यानी Q का डिस्टेंस अगर R है तो P का डिस्टेंस कितना है? 2R, और ये डिस्क रोटेट कर रहा है। ये डिस्क क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। आपसे कह रहे हैं कि लीनियर स्पीड ऑफ v डिवाइड बाय लीनियर स्पीड ऑफ q का आंसर बता दें। तो याद रखें, डिस्क इज अ रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी की पहचान क्या होती है? फिक्स होते हैं, मोशन से उसका पार्टिकल अपना लोकेशन नहीं बदलता। अगर एंगुलर मोशन एक बॉडी कर रही हो और जो पार्टिकल नंबर 1 की जगह पर है और वो हमेशा उधर ही रहे, तो ये रिजिड बॉडी है। जब सारे पार्टिकल फिक्स हो तो डिस्क इज अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी में सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? फॉर अ रिजिड बॉडी, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, the angular velocity of all points on its surface remains same। तो हम जानते हैं कि v is equal to r ओमेगा। अगर v p ले रहा हूं तो r p ओमेगा, और अगर v q ले रहा हूं तो r q ओमेगा। मैंने ओमेगा सेम क्यों लिया? क्योंकि डिस्क एक रिजिड बॉडी है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा रेशो vp की जगह r p ओमेगा और vq की जगह r q ओमेगा
ओमेगा ओमेगा कैंसल, आर ऑफ पी किसके बराबर है 2r, तो आप 2r लिखे, और आर ऑफ क्यू किसके बराबर है आर आर कैंसल, द आर इज 2/1 मीन द रेशियो इज 2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका 2, ऑप्शन बी सही है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 145 फॉर यू। 145 क्या है, when a stone of mass m at the end of a string is rotated in a vertical circle at constant speed। याद रखिए ये हमारे पास है एक वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में एक बॉडी जब घूमती है तो ऊपर टॉप पर टेंशन मिनिमम होता है, टॉप पर टेंशन मिनिमम होता है, और बॉटम पर जो टेंशन होता है द टेंशन एट द बॉटम इज मैक्सिमम। वर्टिकल सर्कल में टॉप पर टेंशन मिनिमम और बॉटम पर टेंशन मैक्सिमम। व्हाट इज टेंशन, कौन डिफाइन करेगा? डेल्टा वर्टिकल सर्कल का टेंशन मतलब सर है, आपको पता है कि टेंशन चीज क्या है? शाबाश, गलत ना, गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ और हो सकता है, टेंशन कुछ और हो सकता है। गलत है, गलत है। क्या होगा? सुने प्लीज, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर 100 न्यूटन चाहिए, गौर करें प्लीज, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 100 न्यूटन चाहिए फर्ज करो, और इसमें 80 न्यूटन मौजूद है किसी और वजह से, फर्ज करो वेट की वजह से, वेट 80 न्यूटन का अपना हिस्सा दे रहा है कि इस बॉडी को 100 न्यूटन चाहिए, ये लो 80 न्यूटन मेरा वेट ले लो, तो ये जो बकिया हिस्सा आप प्रोवाइड करोगे फ्रॉम द थ्रेड, इट इज टेंशन। समझ आ गई है? तो जो एक्स्ट्रा है वो नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को इक्वलाइज करने के लिए जो आपकी तरफ से रस्सी में पैदा करोगे दैट इज कॉल्ड टेंशन। समझ आ गई है? सो टेंशन इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन सेंट्रीपिटल से ज्यादा भी हो सकता है और सेंट्रीपिटल से कम भी हो सकता है। अगर ये मार्कर यहां है और इसको घूमने के लिए 100 चाहिए और वेट 80 दे रहा है, तो आपको 20 देना पड़ेगा, तो इस टॉप पर 20 टेंशन होगा। अब जब बॉडी नीचे आ जाए, इसको यहां से ऊपर ले जाने के लिए फिर 100 चाहिए, लेकिन 80 न्यूटन नीचे हो गया, अब इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा, ऊपर से नीचे आने में वेट कह रहा था मेरा 80 ले लो, अब नीचे से ऊपर ले जाने में वेट कहता है तो फिर आना बराबर, ऐसा बोलते हैं। तो अब आपको क्या प्रोवाइड करना होगा? आपको 180 प्रोवाइड करना होगा। 80 आप वेट को मुकाबला करोगे कि मैं लेके जा रहा हूं, रोक के दिखाओ, और 100 रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, तो सेंट्रीपिटल तो 100 है लेकिन टेंशन 180 होगा। कुछ समझ आ गई है? तो टॉप पर टेंशन मिनिमम और बॉटम पर टेंशन, और टेंशन का मतलब समझ गए हो? टेंशन मीन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच यू हैव टू प्रोवाइड वाया थ्रेड। रस्सी के जरिए आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा वो दरअसल क्या होता है? वो दरअसल टेंशन होता है। समझ गए हो ना? बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम, रीजन समझ गए हो, टॉप पे टेंशन मिनिमम। अब दरमियान में अगर पूछे कोई तो क्या लोगे? तस्बो आई थे सर इधर से इधर आ रहे हो, so you are shifting from minimum to, it means that tension increases, tension increases। और अगर इधर से इधर जा रहे हो तो आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हो, it means कि tension decreases, but at the top it will be 8 minimum, at the bottom it will be 8 maximum। ओके, आगे बढ़े। हमारे पास ऑप्शन समझ गए हो? 145 में आंसर क्या होगा? मैक्सिमम एट बॉटम, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें वेट ना अपोज करता है ना सपोर्ट करता है, तो जो टोटल फोर्स आप प्रोवाइड करते हो वही टेंशन होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। 146 पे बात करूंगा, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। अच्छा एक बात बताएं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को बोलते हैं ना, जब ये जीरो नहीं होता तो मोशन में क्या आता है? मोशन में चेंज आता है। क्या घड़ी की सुइयों के मोशन में चेंज आता है? अगर चेंज आता तो पहला सेकंड छोटा और अगला सेकंड बड़ा होता, ऐसा होता ना।
लेकिन हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता बराबर है, इट मीन्स के उसके मोशन में कोई चेंज, तो अल्फा अगर जीरो नहीं होता तो फिर चेंज आता, लेकिन अगर चेंज इन मोशन जीरो है तो इट मीन के अल्फा भी जीरो है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी 147। समझ गए हो ना? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट्स हैंड, ये हमारे पास घड़ी है और इस घड़ी पे ये पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स प्लीज नहीं करना। कितने पार्ट्स होते हैं? 12। बस दा खबर याद साथ ही, वन पार्ट होता है ये 30 डिग्री के बराबर होता है। वन पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री, या इट इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, या पाई बाय 6 रेडियन, या 30 डिग्री। अब जो भी आपको डेटा दे उसके मुताबिक ये देखा करो, अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स का जिक्र है तो 60 डिग्री, 3 पार्ट्स का जिक्र है तो 90 डिग्री, 1 पार्ट का जिक्र है तो 30 डिग्री, आधे पार्ट का जिक्र है तो 15 डिग्री। ये एक पार्ट की वैल्यू आपकी हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन रीड करता हूं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट्स हैंड ऑफ वॉच आफ्टर 5 मिनट्स। अगर ये मिनट का हैंड है, यहां पर है, आप मुझे ये बताओ 5 मिनट के बाद ये कहां होगा? तो आप कहो सर ये 1 पर होगा, तो देखो पूरा एक पार्ट कवर हुआ या नहीं। लिहाजा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 148. The vertical component of velocity at maximum height of projectile, y component is 0 and x component remains constant. ये कहां पर है? समिट पर। y component 0 है, कोई सबूत है आपके पास? जस्टिफिकेशन है? क्या वेरिफिकेशन दे सकते हो? सामने वाला पूछे कि क्यों 0 है, क्या जवाब दोगे? ऐसे बोलते हैं, आसान खबर अदा। तस्बोई सर जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये आगे भी जाता है, आगे ले जाने का फ्यूल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ऊपर ले जाने का फ्यूल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। जब ये समिट पर पहुंच जाए तो ये समिट से आगे नहीं जाता, समिट से ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ऊपर ले जाने वाला फ्यूल, अगर वाई कंपोनेंट वहां नॉन जीरो होता तो ये वहां से और भी ऊपर चला जाता और वो पॉइंट समिट ना। आपको समझ आ गई है? समिट का मतलब है कि ऊपर जाना बंद हो गया, और ऊपर जाना तब बंद होगा जब ऊपर जाने वाला फ्यूल खत्म, और ऊपर जाने वाला फ्यूल क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देयरफॉर समिट पर वाई कंपोनेंट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। (149). A projectile is projected at a speed of 19.6 meter per second, making an angle of 30 with horizontal. The vertical component of velocity after 1 second. भाई 1 सेकेंड के बाद आपने वी वाई मालूम करना है। तो कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकेंड, और ये कहा कि इसका एंगल जो है वो कितना है? 30। आपने 1 सेकेंड के बाद y कंपोनेंट मालूम करना है, तो मैं कहूंगा कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई साइन थीटा, वी आई वाई है ना, बस वी आई साइन थीटा टी माइनस जी टी, यही है ना? ये फार्मूला है वेलोसिटी के y कंपोनेंट का फार्मूला है। अब हम पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वी आई कितना है? मात प्रेदिंग रीड को मखा एक बार रीड करो। कौन सा क्वेश्चन है? 149। 149 प्लीज, मैं रीड कर रहा हूं। एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मेकिंग एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट। तो एक मिनट, इक्वेशन हमारा होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस ए टी माइनस जी टी, यही होगा ना? अब इसको y कंपोनेंट में चेंज करो तो वी आई वाई, ये a ही लिख दें, प्लस ए वाई कर दें, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई, और y की जगह क्या आएगा? साइन थीटा, प्लस की जगह माइनस क्योंकि अपवर्ड जा रहा है,
माइनस लोगे और ए वाई की जगह जी और टी की जगह क्यों नहीं है भाई? दा देखा ना 10 वाई के दलते 3 इस तक मावी के समय को सड़िया समझ आई है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, मैं तो प्रूव कर सकता हूं, आपको याद रखना होगा। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है 19.6 साइन ऑफ 30 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वी एफ वाई ये क्या बनता है 19.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9.8, तो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये 9.8 माइनस 9.8 इज इक्वल टू क्या है? अब जीरो आंसर ठीक है, इसका मतलब है ये कहां तक पहुंचा है? समिट तक। समझ आ गई है? द बॉडी इज एट समिट, द बॉडी इज एट समिट। एक और भी तरीका बन सकता है, अगर आप इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें, जज कर सकते हो। देखो गोरी माता, ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi sin थीटा बाई जी ले लो, आप देखोगे कि ये कितने सेकंड आएगा 2 सेकंड। तो अगर पूरा मोशन 2 सेकंड में है तो 1 सेकंड में आधा मोशन, और आधा मोशन मीन समिट, और समिट पे अभी हमने कहा कि वाई कंपोनेंट क्या होगा, समझ गए हो ना? आप चेक कर लो 2 मल्टीप्लाई वी आई क्या है 19.6 और साइन ऑफ 30 डिवाइड बाय 9.8, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 19.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 बाय 9.8, तो ये होगा जनाब 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 9.8 कैंसल, कितने सेकंड आ गया? तो अगर टोटल टाइम 2 सेकंड है, इट मीन के आधे 1 सेकंड में ये समिट तक गया होगा, और समिट पर वाई कंपोनेंट क्या होता है? देखो इस इक्वेशन से भी जीरो आया, इस लॉजिक से भी जीरो आया। नेक्स्ट हमारे पास है 150 प्लीज। If projectile is projected with 10 meter per second horizontally after 2 seconds, horizontal and vertical component of velocity क्या होगी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 150 ही कर रहा हूं ना। वन 150 पे बात हो रही है। एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। फर्ज करो ये एक सरफेस है, यहां पर एक पहाड़ी है, टॉप है, बिल्डिंग है, इधर से आपने एक बॉल, एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, टॉप ऑफ द क्लिफ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल मीन एक्स कंपोनेंट। ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, यहां पर पहुंचकर फर्ज करो 2 सेकेंड गुजर गए, कितने सेकेंड दिए हैं? 2 ही दिया है ना, ठीक है। यहां पहुंचकर इसमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगी और इसमें वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगी। आपने एक्स और वाई दोनों बताने हैं, तो लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है, अगर कांस्टेंट है तो यहां पर ये कितना रहेगा, अगर टॉप पर ये 10 है तो आखिर तक क्या रहेगा, बिकॉज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में नहीं बदलता। अगर नहीं बदलता तो अगर टॉप पर एक्स कंपोनेंट 10 है तो यहां भी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 10 होगा। अब वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। वाई कंपोनेंट के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं कि एज वी नाउ दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 18, सही है ना? फर्स्ट इक्वेशन है। वाई कंपोनेंट के लिए इसको वाई फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वी एफ वाई, वी आई वाई, ए वाई, सबके साथ मैंने वाई लिखा बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड वाई कंपोनेंट। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई इज वी आई, वी आई वाई इज वी, बस सही है, नहीं लिख रहा हूं। यहां हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वाई वेलोसिटी क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। मार्कर दे जमा दिलाता हूं पूरी खाना। जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो एक्स कंपोनेंट तो इसको दे रहा हूं, लेकिन स्टार्ट में मैं इसको वाई कंपोनेंट, तो वी आई वाई मीन के वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, उसमें वाई कंपोनेंट, तो वी आई वाई की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस। एक और भी बात करते हैं, अगर दा खबर न पुई गई तो तरीक पुएगी क्या ना, ये टॉप है और हमने पढ़ा कि जहां भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो टॉप पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। समझ गए हो? तो इससे वी आई वाई 0।
ए वाई की जगह जी और टी की जगह टी, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 19 पॉइंट, so correct option is 10 and 19.6. कम ऑप्शन टिक दिखाना। करेक्ट ऑप्शन है रकम क्वेश्चन हो, ऑप्शन डी सही है। 151 को देखिएगा, 2 blocks of mass is 2 kg and 3 kg placed in contact are acted by force 50, the acceleration is, भाई एक ब्लॉक जो है वो है 2 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg का, इस पर आप टोटल फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला है टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, 3 + 2 टोटल मास है ना, तो द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यौ मिनट होता ले गोरम यौ 1 kg था, द क्वेश्चन रीड कम अलग 151 है, मैं रीड कर लेता हूँ। 2 blocks of mass 2 kg and 3 kg placed in contact acted upon by force, the acceleration of 1 kg। 1 kg तो है ही नहीं, गलत लिखा है ना, the acceleration of one body कहा, 1 kg नहीं, the acceleration of a body। तो एक बॉडी या दोनों बॉडी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड। ये 1 kg गलती से आया है, एक 2 kg की है, एक 10 kg की है, ये 1 kg नहीं, ये 1 बॉडी है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 बॉडी। आप इसको ठीक करें, आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ऑप्शन बी सही है। 152 प्लीज। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर फॉर्म्ड एट पेयर बॉडीज, आप जानते हैं। 153 पे बात करें, Which of the following renewable sources of energy? Sun is renewable, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल है। 154, एक शेल है 5 kg का, 60 डिग्री से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड है, नेग्लेक्टिंग द एरिया रेजिस्टेंस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शेल एट द हाईएस्ट पॉइंट। याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ गए हो? ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप का, एक शॉर्ट फॉर्म भी है। जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 हो तो टॉप की काइनेटिक एनर्जी बॉटम की काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम कम होगी। अगर नीचे 100 हो तो ऊपर 25 होगी, अगर नीचे 4 हो तो ऊपर 1 होगी, अगर नीचे 400 हो तो ऊपर 100 होगी, लेकिन शर्त है कि एंगल 60 डिग्री हो। यहाँ 60 डिग्री है तो आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, नहीं तो इसको यूज करें हाफ की जगह हाफ। मास कितना दिया है? मास दिया है 5 और ये कितना है वेलोसिटी? 20 स्क्वायर और cos ऑफ 60 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ की जगह हाफ, 5 की जगह 5, ये 400 और cos ऑफ 60 0.5 और इसका क्या लोगे? स्क्वायर। अब 0.5 स्क्वायर मीन के 2 बार 0.5 लिख सकता हूं ना। ये 0.5 इसको 200 बना देगा, ये 0.5 इसको 100 बना देगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 500 बाय 2, द आंसर इज 250। द आंसर इज 250। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। कैलकुलेशन वर्क एग्जाम लखाना। 155 पे बात करूंगा। एक फोर्स है 6 न्यूटन, एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्टेशनरी मास ऑफ 2 kg पर 4 सेकेंड, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज। फोर्स की वैल्यू मेरी है 6 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल मास है, मास ऑफ बॉडी 2 kg है, और टाइम हमें मिला है 4 सेकेंड का, और हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे? शाबाश। काइनेटिक एनर्जी का चेंज है दैट इज हाफ mv(f²) माइनस हाफ mv(i²), यही होगा ना। आसान तरीका है, शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन वो कभी काम करेगा कभी काम, अगर इनिशियल बॉडी रेस्ट में हो तो वो काम करेगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो हो तो शॉर्ट फॉर्म काम नहीं करेगा। मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मैं जर्नल से ले रहा हूँ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, मास कितना गिवन है 2, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ है मालूम करेंगे, नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, लिहाजा ये पूरा टर्म क्या हो गया खत्म, ये 2 और 2, इट मीन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी, द स्क्वायर ऑफ, अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करो, इसमें पुट करो, फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का तरीका जानते हो, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई क्या है, तो Vf इज इक्वल टू ए की जगह फोर्स बाय मास लिख सकते हो और टाइम की जगह टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फोर्स है जनाब 6/2 और टाइम है 4, तो ये 12 आएगा और 12 का स्क्वायर लोगे तो द आंसर इज 144 जाउल। वन 150 कौन सा क्वेश्चन 156 पे बात होगी, जी जी क्यों नहीं कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो ना, ट्राई करो उससे भी हो सकता है लेकिन एक ही बात है ना, आपको सोल्यूशन करने का जनरल रास्ता ठीक है ना, हर 3-4 फार्मूलों से होता है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156, 20 joules ऑफ वर्क इज डन इन एक्सेलरेटिंग अ 4 kg मास, मास 4 kg है और वर्क हुआ है 20 joules और वर्क हुआ है किस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्क हुआ है, आपसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, याद रखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क, लिहाजा अगर वर्क 20 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 20 होगी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 157 पे बात होगी, अगर सरफेस वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, इंक्लाइंड हो, फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर आपको हाइट दिया होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क होता है, समझते हो, ओके गुड। नेक्स्ट है 157, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये प्रोजेक्टाइल है हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन डाउन, तो एंगल इज 90। 158 को देखें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, 157 में परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑप्शन सी। 158 को देखें प्लीज, 158 है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए, जानते हो ना, तो क्यों ना कहें कि जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, अगर इस मोहतरम बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस बेचारे पर जो फोर्स लगेगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। नेक्स्ट है नेट पर कांस्टेंट ही ना, बोलिए नेट पर जीरो हुई, जे नेट जीरो भी एक्सेलरेशन में सही भैया और दावी जीरो न दे कांस्टेंट देगा ना, सब समझ आई है, ये बॉडी है, देखो गोरा, ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से रवाना है, इस पर नेट फोर्स जीरो है तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि इधर स्पीड 10 है, इधर 20, फिर इधर 20 है तो इधर 30, इधर 30 है तो इधर 40, तो इसमें फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, फोर्स भी कांस्टेंट होगा, समझ गए हो। लेट मी प्रोसीड, 158 के बाद 159, 159, wooden block of mass 1 kg 1 gram is on rough horizontal surface, a force of 12 Newton is applied, block it accelerate 4 meter, what is the frictional force, 8 Newton, बहुत इजी है, देखो ये सरफेस है, आई एम सॉल्विंग 159 माय डियर स्टूडेंट, एक वुड का ब्लॉक है, मास को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं, हालांकि इग्नोर नहीं होता, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन, और इधर जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अननोन है, आपने बताना है फ्रिक्शन कितना है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 है, और इस बॉडी का जो मास है 1 kg है ना, 1 ग्राम है ना, खोन ना कहिए
ये ग्राम गलत है जनाब। रकम क्वेश्चन दे। अ वुडन ब्लॉक ऑफ, ये 1.0 नहीं था, 1.0 ग्राम नहीं है बड़ा, ये 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम के लिए इधर देखिए प्लीज, मास को ठीक करें, मैंने दिया खुद, तो ये 1.0 ग्राम नहीं, ये 1 और ये 0 की जगह ये क्या था कि 1 kg। आप इसको 1 kg करो वरना फिर आंसर नहीं है यहाँ। 1 kg, प्लीज मेक द आंसर द वैल्यू ऑफ मास 1 kg। इट इज नॉट 1.0 ग्राम, इट इज 1 किलोग्राम। समझ गए हो? तो मेक इट 1 kg प्लीज। 1 kg की बॉडी है। अब बताओ एक्सेलरेशन 4 है, तो नेट फोर्स जरा मालूम करो। नेट फोर्स होगा ma, मास 1 और एक्सेलरेशन a, तो नेट फोर्स कितना बनता है? अब खुद फैसला करो। इस तरफ 12 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन अननोन है, हम फ्रिक्शन को कितना रखें कि इस पर नेट 4 रह जाए? तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन को कितना रखना पड़ेगा? अगर इसको 8 रखेंगे तो ये 8 जो है इस 12 से 8 को कैंसिल करेगा और बाकी कितना बच जाएगा? समझ आ गई है? यानी अवेलेबल 12 है और नेट 4 आ रहा है, तो 12 से 4 तभी आएगा कि 8 इससे कैंसिल हो जाए। कैंसिलेशन कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। तो फ्रिक्शन 8 होगा तो 8 को कैंसिल करेगा ना। तस खबर पेश हुई। मुझे इस तरफ कोई 12 न्यूटन से खींच रहा है लेकिन मुझ पर उसका असर 4 रह गया है, तो इट मीन कि उसके 12 से किसी ने 8 कैंसिल किया है। किसने कैंसिल किया है? फ्रिक्शन ने। समझ गए हो? तो फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, करेक्ट ऑप्शन 160। शाबाश। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ ए बॉडी विल बी सेम इफ द बॉडी, जी जी बोले संगा मसला सवाई खाना ला सुचत की चीजों गोरम कल चाहता गोरम हाथ उठाओ जो बात करना चाहे। 159 वाला संगा पे न पोएगी खाना दोजल में तो वेदा खुगराना था। आप इसको देके फोकस करें ना, खुद पे तो अप्लाई कर दिया है। ये बॉडी है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फैसला आपसे करवाऊंगा लेकिन मास की वैल्यू गलत दी है। ये सरफेस है, ये बॉडी है, बॉडी का मास 1 kg है, इस पर आप लगा रहे हो 12 न्यूटन, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन 4 है। एक्सेलरेशन 4 का मतलब है कि F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो फोर्स कितना लग रहा है? आप लगा रहे हो 12 लेकिन इस पर लग रहा है 4, यानी आपका 8 कोई ले गया, कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन। और इस तरफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ही आपके फोर्स पे डाका डाल रहा है। अगर फ्रिक्शन 8 न्यूटन कैंसिल करने में कामयाब हो रहा है तो इट मीन के फ्रिक्शन बजाते खुद भी कितना होगा? 8 न्यूटन होगा ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन 8 न्यूटन होगा तो ये आपके 12 से 8 को कैंसिल कर देगा, तो आपको नेट कितना मिलेगा? 4। इसमें क्या मुश्किल है? वो भी यूज करो, आंसर एक ही आएगा। यूज करो, आंसर एक ही आएगा। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। 159 हो गया। 160 को देखे प्लीज। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ ए बॉडी विल बी सेम इफ द बॉडी मूव्स विद, शाबाश है देर खप होएगी जालिम। अब 40 तरह से पास में टेस्ट तो देहाल तम गोरा। मुझे एक बात बताएं, एक्सेलरेशन किस बला का नाम है? हता सुमाता हुआ ही चीज, बॉडी की कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही। इट मींस कि उसमें कांस्टेंट चेंज आ रहा है। कांस्टेंट चेंज का मतलब है कि उस पॉइंट पर अगर उसकी वैल्यू 10 है तो इधर 20 है, फिर इधर 30 होगी, इधर 40 होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगी। तो एवरेज को चोर होगा और इंस्टेंटेनियस को चोर होगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस तब बराबर होते हैं जब शुरू से आखिर तक हर पॉइंट पर आंसर सेम हो, तो फिर एवरेज भी सेम होगा और इंस्टेंटेनियस भी सेम होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है, क्योंकि जी कांस्टेंट वेलोसिटी तो फिर ठीक है, लेकिन आप तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहे हो ना। मैं ऑप्शन रीड करूं तो फिर बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी गलत है, कांस्टेंट वेलोसिटी ठीक है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है। द करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट वेलोसिटी। 161 जी जी
कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। क्या बात है, वाह वाह, एक्सीलेंट, ग्रेट। सुने प्लीज, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है हमारे स्टूडेंट। इट मीन के वेलोसिटी में कोई चेंज, इसका मतलब कि डेल्टा वी क्या होगा, तो ए बेचारा भी क्या रहेगा, समझ आ गई। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन है ही नहीं। और जहां आप कहते हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट मीन के एक्सेलरेशन है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बदल रही। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि इनिशियल 10 है, फाइनल भी 10 होगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर इधर इनिशियल 10 है, इधर फाइनल 20 है, तो इधर फाइनल फिर 30 होगी, फिर इधर फाइनल 40 होगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, नहीं आता ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कांस्टेंट चेंज आता है। आपने तो हैरान कर दिया है, सही बात है। फ्रेशर ये क्या ना, फ्रेशर हो ना, सब्र करो, एक बार टकराओगे तो पता चलेगा। 162 यारो ममना, लेकिन खुद पे एतमाद करो, ये क्या कह रहे हो जी। 161 पे बात करते हैं। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 78.4 meter. The time taken by the ball to hit the ground. 162 को देखें प्लीज। 162 हमारे पास है, मास हमें मिला है 0.5 किलोग्राम, हाइट की वैल्यू है 78.4 और कहा गया है कि बताए कि कितने टाइम में जमीन को हिट करेगा। ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, जानते हो ना। h की जगह 78.4, वी आई 0 तो खत्म, हाफ की जगह हाफ, जी की जगह आप 9.8 पुट करें और टी स्क्वेयर अपनी जगह पर। मुझे लगता है इससे आंसर जो भी आता है ये से मल्टीप्लाई करें, ये इट इज कैंसल विद, जो भी आता है भाई मल्टीप्लाई करो खुद। आई थिंक द आंसर इज टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, एवं मतलब आंसर आया, मैंने सॉल्व किया था। 162, 161, 4 सेकेंड आता है, इससे 4 सेकेंड आता है। आप ट्राई करें, द आंसर इज 4 सेकेंड। 163, दावाला खाना 162। आप लोग चुप करें प्लीज। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अच्छा सुने प्लीज, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसी से समझे जो मैं समझा रहा हूं, इसी से समझ जाएं। नयोकार देखा ना, दादी बार बार डाकी मुंगले पेजलोशीन को। आंसू के पबल उड़ी दिली दिखाना। अच्छा आप देखें, इसको सुन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जहां कंप्रेशन होगा तो जाउल्स थॉम्सन इफेक्ट कहता है कि एक्सपेंशन से कूलिंग पैदा होता है, एक्सपेंशन से। तो इसका रेसिप्रोकल मीन के कंट्रैक्शन क्या पैदा करेगा। अब मेरा साथ दें, कंप्रेशन से हीट, कंप्रेशन हीट पैदा करेगा। सिस्टम ने कंप्रेस किया, उसमें हीट पैदा हुआ, लेकिन एडियाबेटिक कहता है कि हीट ना बाहर जा सकता है और ना, यानी इसने हीट के आने और जाने को क्या किया हुआ है। अब इस कमरे में कंप्रेशन हुआ, कमरे में हीट पैदा हुआ, लेकिन एडियाबेटिक इस कमरे से हीट को बाहर जाने, तो जब हीट बाहर नहीं जाएगा तो इधर का टेम्परेचर तो तब नहीं बढ़ेगा कि हीट पैदा हुआ और फौरन बाहर निकल गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई जरिया बाकी नहीं रहा। लेकिन एक तो कंप्रेशन से हीट पैदा कर रहे हो, आगे से एडियाबेटिक बना रहे हो कि बाहर जा भी नहीं सकते हो, इट मीन के हीट पैदा होगा और सिस्टम में रहेगा,
तो जब हीट पैदा होकर सिस्टम में रहेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। सो एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, इट ऑलवेज, ये टेम्परेचर को हमेशा इंक्रीज करेगा, राइजेस। 162 ऑप्शन बी सही है। 163 पे बात करूंगा। माइनस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कौन सा प्रोसेस है? आसान सी बात है, इसमें डेल्टा यू नहीं है, नहीं है ना। अगर डेल्टा यू नहीं है तो डेल्टा यू क्या है? जब डेल्टा यू जीरो है तो यू क्या है? जब यू कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या है? और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस, इतना तो कंफर्म है कि आइसोथर्मल है। ये बात याद रखें कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का फैसला वर्क करेगा। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का फैसला, क्योंकि वर्क जानते हो ना, पी डेल्टा वी है और डेल्टा वी एक्सपेंशन को भी शो करता है, और तो वर्क का ताल्लुक ही एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से है। डेल्टा क्यू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। वजह बताओ शाबाश। क्योंकि अगर इस कमरे में हीट आ गया, लेकिन अगर इसकी दीवारें अपनी जगह पे हैं, तो हीट का आना जाना एक्सपेंशन कर भी सकता है, और तो उसका ताल्लुक ऑप्शनल है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि जहां वर्क होगा और वहां या कम एक्सपेंशन ना हो और या कंट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का डिसीजन सिर्फ वर्क करेगा। अगर वर्क का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कंट्रैक्शन है, और अगर वर्क का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन है। अब बताओ ये क्या होगा? कंट्रैक्शन। तो आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंट्रैक्शन का हो या कंप्रेशन का हो। 163 में ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है 164, specific heat constant of a system for adiabatic process, specific heat is delta Q by m delta T, जानते हो ना। लेकिन जब प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाए तो डेल्टा Q क्या हो जाता है? और 0 by anything is equal to 0. So for adiabatic process specific heat constant is always 0. ऑप्शन सी। 165 पे बात हो रही है। The moment of linear momentum is also called force. किधर गया? रकम क्वेश्चन दे। The moment of linear momentum is also called angular momentum. इसको एंगुलर मोमेंटम क्यों कहते हैं? जिसके साथ आर आता है वो मोमेंट बन जाता है। आर को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, टार को मोमेंट ऑफ, क्योंकि इसमें फोर्स के साथ आर आया है। तो जिस क्वांटिटी के साथ आर आ जाए मोमेंट ऑफ दैट। आपने कभी गौर किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें मास के साथ आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की जगह मोमेंट और मास की जगह इनर्शिया। तो जब क्वांटिटी के साथ आर या आर स्क्वायर आ जाए उसको मोमेंट का नाम देते हैं। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए देते हैं क्योंकि एम के साथ आर आया है, और एम इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और आर मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जब एल इज इक्वल टू आर पी आया तो इसको दूसरा नाम दिया गया मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ आ गई है? एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़े। शायद द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हो चुका। 166, a wheel of mass 5 kg and radius 10 centimeters rotating with 10 radian per second. The torque, जब एंगुलर वेलोसिटी की सिंगल वैल्यू हो, इट मीन के चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो है ना, एक ही वैल्यू है तो जीरो है। अगर डेल्टा ओमेगा जीरो है तो डेल्टा एल जीरो है, और अगर डेल्टा एल जीरो है तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई टी, जानते हो। तो जब डेल्टा एल जीरो है तो टार्क भी, द टार्क इज जीरो, और इसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 167,
प्रोजेक्टाइल विल कवर द सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस किन किन एंगल पर? तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जिनका सम 90 के बराबर हो। 60 एंड 30 168। A boy sitting in a moving train is facing the engine. He tosses coin up, the coin falls behind him. ये देखो मेरे पास मार्कर है, आप सुने प्लीज। ये एक ट्रेन है, ये आगे बढ़ रहा है, मैंने मार्कर ऊपर फेंका और ये मेरे पीछे गिर गया, तो ट्रेन का मोशन एक्सेलरेटेड होगा, फॉरवर्ड एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मीन इंक्रीज। जब मैंने मार्कर को फेंका तो ट्रेन नीचे इंक्रीज मोशन के साथ आगे बढ़ा और मार्कर उसी मोशन में रह गया, तो ये कम मोशन में रह गया और ट्रेन नीचे फास्ट मोशन में चला गया, तो इसलिए ये मेरे पीछे गिर गया। समझ गए हो? याद रखें, अगर आपके हाथ में कोई बॉडी हो और आप किसी गाड़ी में बैठकर मोशन कर रहे हो, अगर आपने उसको फेंका और वो वापस आपके हाथ में गिरा तो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अगर आपके पीछे गिरा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, और अगर आपके आगे गिरा तो डिसिलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रही है। समझ गए हो ना? अब ये पीछे गिरा है तो ऑप्शन क्या होगा? कम क्वेश्चन दे। 168। फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड गलत है, बैकवर्ड गलत है, फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी सही है। 169। A stone of mass 10 kg is falling freely. Its real weight, weight mean real weight, W is equal to mg. तो it is mass कितना है जनाब? 10 multiplied by 9.8, तो रियल वेट इज 98 न्यूटन। अक्सर स्टूडेंट फ्री फॉल को देख लेते हैं और एपेरेंट वेट कंसिडर कर लेते हैं 0, लेकिन एपेरेंट वेट के साथ एपेरेंट का कहना लाजमी है, और रियल वेट को आप वेट भी कह सकते हो और रियल वेट भी। जब आपने पहली बार वेट पढ़ा था तो इसे वेट ही कहा था, आपने इसका नाम रियल नहीं पढ़ा था, तो रियल वेट या वेट एक ही चीज है। 169 पे बात होगी हमारी, हो चुका। 170। एक बंदा है पी, मास 80 केजी है, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा है 12 सेकंड्स में। दूसरा क्यू है, मास 60 केजी है, वो उसी सीढ़ियों पर 11 सेकंड में चढ़ा। द पावर रेशियो क्या होगा? तो पावर ऑफ पी इज mgh डिवाइड बाय टी, mgh बाय टी। पावर ऑफ पी मास इसका कितना है? 80, gh अपनी जगह पर और t कितना है? 12। अब आप ले लें पावर ऑफ क्यू। पावर ऑफ क्यू इज mgh बाई टी, लेकिन क्यू का मास कितना है? 60gh बाई टी कितना है? 11। अब इन दोनों पावर का रेशो ले लो, पावर ऑफ पी एंड पावर ऑफ क्यू का रेशो। तो उधर लिखोगे 80gh बाई 12 और इधर लिखोगे 60gh बाई 11। समझ गए हो ना? अब पुट करें, शाबाश। gh और gh कैंसल, ये होगा 80 बाई 12। जब ये डिवीजन मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 60 बाई 11 की जगह 11 बाई, तो 0 0 कैंसल, इससे आएगा 88 और इससे आएगा 72। अब बताएं क्या होगा? डायरेक्ट कैंसिल करें। 8, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 88 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 72। द आंसर इज 11:9। और बहुत से लोगों ने सिर्फ टाइम को देखा होगा और रेसिप्रोकल लिया होगा, तो बहुत ने इसका आंसर 11 वर्सेस 12 लिया होगा। ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है ऑप्शन? 11/9। कोई बात नहीं, 11/9 ठीक है ना? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। हम 171 पे बात करने वाले हैं। को देखें। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जानते हो किसे कहते हैं? इट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज वेट पर यूनिट मास, तो इट इज W बाई M। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। यौमेंट करना, ये 173 हो गया और हमें 171 करना है, 172 करना है।
173 हो गया। अच्छा, 173 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व 172। ए खाना तब सो आए ना, तो मैं एक मिनट, क्या मैं हॉल के दरवाजे में खड़ा हूं? हाँ, स्टेज पे ही हूं ना। खैर है, 172 के बाद 171 भी कर दूंगा। माँ कंफ्यूज कीजिए न कोई खबर सारे बोल रहे हो ना, तो पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो और कौन बोल रहा है। 172 पहले कर लेते हैं, फिर 171 कर लेते हैं। 172 को देखे प्लीज। 172 में है इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ। ये है जनाब अर्थ, यहां पर बॉडी पड़ी है, इधर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GMM डिवाइड बाय R, जानते हो ना। सरफेस ऑफ अर्थ और पोटेंशियल एनर्जी ये है। कहते हैं कि इसको, ये जमीन के सेंटर से रेडियस R है। अब हमने इस बॉडी को यहां से इधर ले गए, इसका जो हाइट है ये भी R के बराबर है, मजीद एक R के बराबर ऊपर ले गए, तो बताओ कि जो यहां से यहां तक जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है वो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो इधर पोटेंशियल एनर्जी 2 होगी और वो होगा माइनस GMM डिवाइड बाय, अब इस पॉइंट के लिए R प्लस R मीन कि इधर क्या होगा 2R। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको चेंज मिल जाएगा। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय R, माइनस GMM बाय R और 2R करने 2R माइनस और माइनस GMM बाई 2R, कुछ समझ आ गई है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही चेंज है, यही चेंज आएगा। सो लेट मी प्रोसीड। गुड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर 2R माइनस माइनस प्लस GMM ओवर R। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, तो GMM बाय R माइनस GMM बाय 2R। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसका LCM आएगा कितना? 2R, 2R बाय R तो 1R, यही सॉरी 2R बाय R तो 2, और इट इज 2GMM माइनस 2R बाय 2R 1 GMM। अब 2GMM और 1GM से माइनस कर दें, द आंसर विल बी सिर्फ GMM डिवाइड बाय 2R, यही होगा ना, GMM बाय 2R। अब GMM बाय R ये किसके बराबर है आप देख लें गौर से। अगर मैं कहूं कि MGR लिख रहा हूं, वैसे आपके लिए इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूं, MGR बराबर है MRG, लिख सकता हूं, MRG लिख सकता हूं ना, तो मैं इसको मजीद लिखने वाला हूं, M की जगह M और R की जगह R, लेकिन G की जगह मैं लिख सकता हूं GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। लिख लिया का ना, स्मॉल g का फार्मूला है ना, स्मॉल g का फार्मूला है GM बाय R स्क्वायर, बचपन से सीखा है, मास ऑफ अर्थ में क्लास 9 का टॉपिक था। अब माय डियर स्टूडेंट, एक R को क्या करेगा, तो ये बच जाएगा GMM डिवाइड बाय, यानी GMM बाय कैपिटल R इज एक्चुअली MG, समझ आई है, ये MGR के बराबर है। तो ये 2 अलहदा रह गया और GMM बाय कैपिटल R को मैंने प्रूव किया किसके बराबर है? MGR के। तो मैं लिख सकता हूं कि MGR डिवाइड बाय, कुछ समझ आ गई है? कपोश डेरा खदगी नहीं, याद है कहीं, याद है कहीं? हाँ, क्वेश्चन है हमारा 171। हाँ याद कर लो ना, स्टेप्स है बस इजी है, मेमोराइज कर लो। 171, उम्मीद है समझ गए हैं, समझ आ गई है ना? किसको समझ नहीं आई? कोई बात नहीं भाई, आप इस क्लास का नजर माते सही हो गए। 171 पता नहीं मजा नहीं आ रहा भाई, या तो जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, कुछ ऐसे लग रहा है पूरे गई पे। अच्छा, ऐसा कोई है जो कहे कि सर अब तक मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हैं फिजिक्स के? 171 को देखें, 2 blocks A and B having mass 3 kg and 4 kg are raised to the same height,
ये जमीन का सरफेस है। क्वेश्चन नंबर 171 को देखें प्लीज। ये जमीन का सरफेस है। कहते हैं यहां से मैं दो बॉडीज ले गया ऊपर, एक 3 kg और एक 4 kg, और दोनों का हाइट क्या है? सेम। तो बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेशो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये बात याद रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r। gm डिवाइड बाय, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है। ये g कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। अगर आपने दोनों का डिस्टेंस भी सेम रखा है, इसका मतलब है कि g भी दोनों के लिए सेम, g इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, ये मास ऑफ अर्थ इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और आपने ये स्मॉल r इसके लिए भी वही लिया और इसके लिए भी वही लिया। तो जब r भी दोनों के लिए सेम तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी दोनों के लिए, और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों के लिए सेम तो रेशो क्या होगा? 1:1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। 174, if two waves of magnitude A produces a resultant wave of magnitude A। देखो एक वेव A है, वेव 1 A के बराबर है, वेव नंबर 2 भी A के बराबर है, इनका रिजल्टेंट भी A के बराबर है, तो इन दोनों के दरमियान फेज एंगल कितना होगा? आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है कि सुपरपोजिशन के आंसर वेक्टर से लिया करो। तो हम वेक्टर में कहेंगे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड A है, और रिजल्टेंट भी A आ रहा है, तो हमने सीखा है कि इसके दरमियान एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। तो अगर उधर 120 है तो इधर भी क्या होगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये एक वेक्टर है A और मैं यहाँ 120 डिग्री पे दूसरा वेक्टर A ले लूं, तो ये दोनों A है, और आप देखो कि रिजल्टेंट भी बिल्कुल कितना आएगा। अगर ये दो भी A है, रिजल्टेंट भी A चाहते हो, तो इसके लिए एंगल को कितना मेंटेन रखना होगा? 120 से एंगल कम या ज्यादा करोगे तो रिजल्टेंट A से या ज्यादा हो जाएगा और या कम। तो इस आइडिया के लिहाज से हम कहते हैं कि अगर एक वेव एम्पलीट्यूड A है, दूसरा वेव एम्पलीट्यूड A है, तो उनका रिजल्टेंट भी A होगा अगर फेज डिफरेंस 120 होगा। करेक्ट ऑप्शन है 120। ऑप्शन बी सही है। इसमत माइक खड़े स्टफ दुखाना माँ से चले हुआ खली यकीन हो गया, वैसे भी गला खराब है एक हफ्ते से। क्लिप पकिनी से सड़िया वक्त पूरे में तड़ लेने। 174 हो गया। 175, अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ साउंड। सोर्स मूव कर रहा है विथ v। जब सोर्स मूव करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी v बाय v टुवर्ड्स मीन माइनस a और f, ये फार्मूला है व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स लिसनर। शायद यही क्वेश्चन है। अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन, यही है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब मालूम करते हैं f डैश इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v माइनस v। ये क्या है? टुवर्ड्स है ना, f डैश इज इक्वल टू v बाय 0f। इसमें क्या है? नॉन। हाँ ठीक है ठीक है। द करेक्ट आंसर इज नॉन। ये क्यों? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? डॉपलर इफेक्ट हैज अ लिमिट कि द स्पीड ऑफ सोर्स या द स्पीड ऑफ लिसनर कैन नॉट अप्रोच टू द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से कम तक मूव करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको आंसर देंगे, वरना आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है डी। 176, two sound waves having frequency 200 Hz and 250 Hz भाई मीडियम है, सेम मीडियम है, और इस मीडियम में एक आवाज के वेव्स की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 250 हर्ट्ज है। दोनों के स्पीड के बारे में आप क्या कहोगे? जब तक मीडियम सेम है तब तक स्पीड भी, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, लेकिन इस कमरे में हवा में हम दोनों की आवाज का स्पीड सेम है, सो स्पीड रिमेन सेम।
इक्वल टू स्पीड ऑफ 200 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है। थैंक यू वेरी मच।